नमस्कार साथियों। आज फंडामेंटल का एक टॉपिक है बेड शोर। हम बेड शोर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बेड शोर क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से होता है, क्या कहाँ प्रेशर पॉइंट होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है इसका, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेड शोर होता क्या है। तो बेड शोर को और बेड शोर के अलावा प्रेशर शोर, डेक्यूबाइटस अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ऑल्सो नोन एज प्रेशर शोर, डेक्यूबाइटस अल्सर या बेड शोर। हम बेड शोर को प्रेशर अल्सर या डेक्यूबाइटस अल्सर के नाम से भी जान सकते हैं। बेड शोर क्या होता है एक्चुअली में, कोई पेशेंट है जो लंबे समय तक एक सेम पोजीशन में रहता हो, या उसकी बॉडी का वो प्रेशर पॉइंट जहाँ पे उस पेशेंट का बॉडी का वेट है वो सबसे ज़्यादा हो, या ऐसी पोजीशन जिसमें पेशेंट के किसी बॉडी पार्ट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो, इसकी वजह से उसके उस बॉडी पार्ट पर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस जगह की सेल्स और टिश्यू डैमेज होने लग जाते हैं और वहाँ पे एक घाव बन जाता है, जिसको हम बेड शोर कंडीशन कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है लोकलाइज नेक्रोसिस और अल्सरेशन ऑफ टिश्यूज, या हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें इंजरी टू द स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज। यानी कि हमारी बॉडी में जब बेड शोर होता है तो उस दौरान हमारी स्किन पर कोई इंजरी हो जाए, या हमारे टिश्यूज है उनके ऊपर कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से हमको बेड शोर कंडीशन दिखाई दे सकती है। उसके बाद में हम बात करें कि बेड शोर होता किन किन कारणों की वजह से है, कि बेड शोर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। मेनली बेड शोर जिन जिन कारणों की वजह से होता है वो है, पहला है प्रेशर, दूसरा है मॉइस्चर, तीसरा है फ्रिक्शन और चौथा है शीयर। ये हमारे पास चार कारण हैं जिनकी वजह से हमें बेड शोर कंडीशन दिखाई देती है। पहला मॉइस्चर
प्रेशर, दूसरा मॉइस्चर, फ्रिक्शन और शियर। क्या होते हैं ये कारण, हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मेनली हम पहला बात करेंगे प्रेशर के बारे में कि प्रेशर की वजह से बेड शोर कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर की वजह से बेड शोर कैसे हो सकता है। सपोज करो हमारी बॉडी में, जैसे मैं सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ हूं और सुपाइन पोजीशन के दौरान मेरी बॉडी में किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, उन बॉडी पार्ट्स पर जहां ज्यादा प्रेशर लग रहा है उन पार्ट्स पर हमारी बॉडी की जो ब्लड सप्लाई है वो कम होएगी और ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कम होएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो सेल्स और टिश्यूज है उनकी डेथ होती है, नेक्रोसिस होने लग जाता है, जिस वजह से हमें प्रेशर की वजह से बेड शोर कंडीशन दिखाई देती है। प्रेशर डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू पर्टिकुलर एरिया। यानी कि जो प्रेशर हमारे जिस किसी पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है उस पर्टिकुलर एरिया की हमारी जो ब्लड सप्लाई है उसको कम कर देता है। जब हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। यानी कि हमारी सेल है उनकी ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है या उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसके बाद में जब सेल वहां पे हमारी बॉडी ऑर्गन्स के पास ब्लड सप्लाई कम होगी पर्टिकुलर एरिया पे, उसके बाद में सेल्स है या हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से हमें इस्चेमिया कंडीशन देखने को मिलती है। इस्चेमिया कंडीशन देखने को मिलती है और फिर क्या होता है, नेक्रोसिस, यानी कि सेल डेथ होने को देखने को मिलती है। इस कारण की वजह से हमें उस पेशेंट में बेड शोर कंडीशन दिखाई देती है। ये हो गया हमारा प्रेशर, जिस वजह से हमें उस पेशेंट में ये कंडीशन दिखाई देती है। यानी कि प्रेशर की बात करें तो प्रेशर डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू पर्टिकुलर एरिया। सपोज करो मैं सुपाइन पोजीशन में लेटा हूं, मेरा शोल्डर है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, उस जगह पर जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो हमारी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम होगी और उसकी वजह से इस्चेमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। इस्चेमिया होगा तो हमारी सेल है वो डैमेज हो जाएगी या सेल डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं अपन नेक्रोसिस। उसके बाद में हमारे पास दूसरा है मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसे देखने को क्या होता है, सपोज करो कोई पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उस पेशेंट के हमने फ्लूइड चढ़ा रखा है, किसी भी तरह का फ्लूइड इंजेक्ट कर रखा है, उस फ्लूइड को हम जिस आईवी
साइड से इंजेक्ट करा रहे हैं, उस आईवी सीट में कोई भी लीकेज हो जाता है, उस लीकेज की वजह से वो फ्लूइड है उस पेशेंट की बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। या फिर कोई पेशेंट है जिसको स्वेटिंग कंडीशन दिखाई दे रही हो, उस पेशेंट में भी हमें मॉइस्चर कंडीशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि किसी पेशेंट की आईवी लाइन है उसमें लीकेज हो गया, उसकी वजह से वहां पे उसका कोई पार्ट है वो गीला हो गया, जिस जगह पे हमने ड्रिप लगा रखी है। तो सपोज करो जैसे हमने यहाँ आईवी सेट लगा रखा है, कोई फ्लूइड इंजेक्ट करा रहे हैं, तो लीकेज हो गया, इसकी वजह से उसका जो फ्लूइड है वो बाहर निकल गया। उस बाहर निकलने की वजह से पेशेंट की जो बॉडी और एरिया है वहाँ पे नमी दिखाई देगी, मॉइस्चर कंडीशन, और उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे। उस वजह से हमें वहाँ पे बेड सोर कंडीशन दिखाई देने लगती है। इट इज second most common type of bed sore, second most common cause of bed sore it is a most favorable condition to most favorable condition to grow microorganism, यानी कि ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ होने के लिए मॉइस्चर कंडीशन, नमी होती है, जिस वजह से उस पेशेंट में उसकी ग्रोथ ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। क्या कारण हो सकते हैं उसके? बात करूं कारण, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट में कोई भी स्वेटिंग, पसीने आ रहे हो या फिर कोई भी लीकेज आ रहा हो उनकी वजह से, तो हम बोल सकते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग और लीकेज ऑफ कैथेटर, ये हमारे पास मॉइस्चर कंडीशन का कारण हो गया, जिस वजह से हमें बेड सोर कंडीशन दिखाई देती है। उसके बाद में हम तीसरा कारण है उसकी बात करते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात करूं मैं, तो फ्रिक्शन की वजह से कैसे हो सकता है? कोई पेशेंट है, उस पेशेंट की जो बेडशीट है उस पे शरबट है ये, और उस पे पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उस पे फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से। और हम किसी पेशेंट की ड्राई मसाज कर रहे हैं, तो वो भी हमारी जो बॉडी है उस पर ज्यादा फ्रिक्शन करेगा, उसकी वजह से भी हमें बेड सोर कंडीशन दिखाई देती है। तो फ्रिक्शन की वजह से कैसे होगा? फ्रिक्शन डेवलप ड्यू टू wrinkles, dry massage
जैसे हमें कुछ पेशेंट में फ्रिक्शन की वजह से बेड शोर कंडीशन दिखाई देती है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया या कोई पेशेंट ऑलरेडी किसी बेड वार्ड में प्रेजेंट है किसी भी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, उस पेशेंट की हमने बेडशीट बिछाई है, उस बेडशीट में सरवटें रह गई हो, रिंकल्स प्रेजेंट रह गई हो, उस रिंकल्स की वजह से उस पेशेंट में अगर वो पोजीशन चेंज करता है या कोई भी मूवमेंट करता है उस दौरान, तब उस पेशेंट में फ्रिक्शन होएगा और उस फ्रिक्शन की वजह से कोई भी घाव बन जाएगा, चोट आएगी, स्क्रैच आएगा और वो स्क्रैच धीरे धीरे एक घाव बन जाएगा जो हमारे बेड सोर कंडीशन में आएगा। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट कारण शियर। तो शियर क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है, यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन द स्किन ड्यू टू wrong position used by nurse for change the position of patient। यानी कि कोई नर्स है जो किसी पेशेंट की पोजीशन चेंज कर रही है, उस पोजीशन को चेंज करने में रॉन्ग पैटर्न अपना रहे। जैसे कोई पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, उस पेशेंट की जैसे बेड सोरी हो गया, उस पेशेंट की मुझे एवरी 2 आवरली पोजीशन चेंज करनी है। उस दौरान मैं अगर उस पेशेंट को जो पैटर्न है उसकी पोजीशन चेंज करना है कि जिस सुपाइन में लेटा है, फिर मैं उसको साइड लाइन दे दूंगा, फिर साइड लाइन से वापस सुपाइन, फिर साइड लाइन पोजिशन दे दूंगी। तो उस कंडीशन में अगर वो नर्स उस पेशेंट की पोजीशन चेंज करती है, उस दौरान कोई भी रॉन्ग पैटर्न यूज करती है, तरीके से उस पेशेंट की पोजीशन चेंज नहीं करती, उस दौरान उस पेशेंट में कोई भी चोट लग सकती है जिसकी वजह से अपने को उस पेशेंट में बेड सोर कंडीशन दिखाई दे सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे पेशेंट बेड सोर के स्टेज के बारे में। बेड सोर की स्टेज, मेनली बेड सोर की 4 स्टेज होती है। उन 4 स्टेज में हम बेड सोर के बारे में जानेंगे। स्टेज है हमारे पास 4, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज 4। हमारे पास बेड सोर की 4 स्टेज है। हम ब्रीफली एक एक स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में क्या होता है। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारी जो स्किन है, उस स्किन की कौन सी लेयर डैमेज होगी। तो हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर है वो
स्किन की लेयर है वो डैमेज होगी। तो एपिडर्मिस लेयर अफेक्टेड, हमारी जो स्किन है उसकी एपिडर्मिस लेयर है वो अफेक्ट होगी। उसके अलावा हमारे पास जहाँ बेडसोर कंडीशन दिखाई देगी फर्स्ट स्टेज में, उस जगह पर रेडनेस दिखाई देगी। उसके अलावा स्किन है, स्किन में फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्किन में कोई घाव दिखाई नहीं देगा। ओनली जिस जगह पे हमें बेडसोर कंडीशन दिखाई देती है उस जगह पे रेडनेस दिखाई देगी और जो अपनी एपिडर्मिस लेयर है वो अफेक्ट होगी और हमारी स्किन है उसमें कोई घाव नहीं दिखाई देगा। तो इसकी वजह से स्किन इज इंटैक्ट, यानी कि हमारी स्किन है उसमें कोई भी घाव नहीं है, स्किन हमारी साबुत है। उसके बाद में स्किन इज नॉट ब्लेंचेबल, और हमें क्या दिखाई देगा, पेन। कौन सा पेन दिखाई देगा, माइल्ड कंडीशन का पेन हमें दिखाई देगा, या इसको अपन माइनर भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर सबसे पहले स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो अफेक्ट होएगी और जिस जगह पे हमें बेडसोर कंडीशन दिखाई देती है वहां पे हमें रेडनेस, लाल लाल जगह दिखाई देगी और हमारी जो स्किन है वो इंटेक्ट रहेगी, यानी कि हमारी स्किन में कोई भी घाव दिखाई नहीं देगा। हमारी स्किन कैसी रहेगी, बिल्कुल साबुत स्किन रहेगी। उसके बाद में स्किन इज नॉट ब्रेंचेबल और पेन, यानी कि माइनर कंडीशन का पेन है वो हमें दिखाई देगा बेडसोर की फर्स्ट स्टेज के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेज सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं बेडसोर की सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में देखा बेडसोर की जो फर्स्ट स्किन की जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस वो डैमेज हुई थी, वो अफेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे हमारी जो डर्मिस लेयर है हमारी जो डर्मिस लेयर है वो अफेक्ट होगी। उसके बाद में हमारे पास स्किन का जो कलर है वो हमारे पास एक तो पर्पल या फिर हमारे पास डस्की कलर का स्किन का कलर दिखाई दे सकता है, डस्की कलर। स्किन इसकी वजह से ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई या फिर अपने को पर्पल कलर का स्किन भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा कि हमारी जो स्किन है वो इंटेक्ट यानी कि साबुत थी, कोई घाव नहीं था। लेकिन हम बेडसोर की सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो सेकंड स्टेज में हमें जो हमारी स्किन है वो नॉट इंटेक्ट दिखाई देगी। वहां पे हमने देखा कि स्किन इज इंटेक्ट, कोई घाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे स्किन इज नॉट इंटेक्ट, यानी कि जो हमारी स्किन है वो अब साबुत नहीं है, वहां पे घाव बन चुका है। घाव बन गया और अगर घाव बनेगा तो उस घाव का
हमें देखने को मिलेगा गाँव में कि इसमें से बबल्स और वार की डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पश का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा उस गाँव में से। बबल्स और ब्लिस्टर फॉर्मेशन। उसके अलावा बबल्स और ब्लिस्टर फॉर्मेशन और वहां से वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड। घाव में से क्या देखने को मिलेगा हमें? वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा उस घाव में से। और क्या देखने को मिलेगा हमें? यहाँ पे जो पेन की कंडीशन है वहां पे हमने देखा माइनर पेन दिखाई दे रहा था हमें फर्स्ट स्टेज के, लेकिन यहाँ पे हमें सेकेंड स्टेज में कौन सा दिखाई देगा? सीवियर पेन। जो हमारी सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में हमारी जो डर्मिस लेयर है वो अफेक्ट होगी। उसके अलावा जो हमारी स्किन का कलर है वो स्किन का कलर हमें डस्की कलर का या पर्पल कलर का दिखाई देगा। डस्की कलर दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे हमारी जो ब्लड सप्लाई है या ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो रही है, उसकी वजह से हमें डस्की कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में स्किन इज नॉट इंटेक्ट। इस चीज का ध्यान रखना, स्किन इज नॉट इंटेक्ट। पहले स्टेज में हमने बताया था स्किन इज इंटेक्ट, ये नोट नहीं था, यानी कि जो घाव है वो नहीं बना हुआ था फर्स्ट स्टेज में। वहां पे स्किन साबुत थी, बिल्कुल कोई घाव नहीं था किसी भी प्रकार का, इस वजह से हमने लिखा था वहां पे स्किन इज इंटेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हमारी जो डर्मिस लेयर है वो डैमेज हो चुकी है तो हमको घाव दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारी स्किन है वो साबुत नहीं है, तो स्किन इज नॉट इंटेक्ट। उसके बाद में बबल्स और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन, वहां से वाटरी डिस्चार्ज, पश का फॉर्मेशन या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसमें से निकलने वाला उसका फॉर्मेशन होगा और हमारे को सीवियर कंडीशन का पेन है वो दिखाई देने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। हमने देखा फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में हमारी स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर अफेक्ट हुई, तो इसके बाद में हमारी जो स्किन की थर्ड लेयर है हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर अफेक्टेड। जो हमारी स्किन की थर्ड लेयर है वो हमें यहाँ पे अफेक्ट दिखाई देगी, या हमें हमारी जो तीसरी स्किन है वो भी डैमेज दिखाई देगी। उसके बाद में हम बात करते हैं स्किन का कलर। फर्स्ट में देखा रेडनेस, सेकंड में देखा पर्पल कलर का या फिर डस्की कलर का, और थर्ड स्टेज में दिखाई देगा हमें स्किन का कलर वो दिखाई देगा ब्राउनिश कलर। उसके बाद में वो स्किन इज नॉट इंटेक्ट, और वुंड में से वाटरी डिस्चार्ज होएगा, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होएगा। यहाँ पे एक चीज जो हमें चेंज दिखाई देने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में हमें पेन दिखाई दे रहा था। फर्स्ट स्टेज में माइनर कंडीशन का पेन और सेकंड स्टेज में हमें सीवियर पेन दिखाई दे रहा था, लेकिन थर्ड स्टेज में हमें
पेन एब्सेंस दिखाई देगा। पेन एब्सेंस का कारण क्या है? जैसे हमारी स्किन की जो तीनों लेयर वो डैमेज हो गई है। हमें पेन होने का कारण क्या होता है? जिस जगह पे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है या लाइव सेल्स रहती है उसी जगह पे पेन होता है। जो डेड सेल्स होते हैं वहां पे कोई पेन दिखाई नहीं देता हमें। तो हमारी जो स्किन है तीनों लेयर डैमेज हो चुकी है उस जगह पे। तो अगर लेयर वहां पे कोई भी लाइव सेल्स नहीं बची है, ना ब्लड सप्लाई हो रही है ना ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, उसकी वजह से हमारी सेल्स उनका नेक्रोसिस हो चुका है। इस कारण हमें थर्ड स्टेज के अंदर पेन कंडीशन दिखाई नहीं देती है। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है उनमें हमारी डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर अफेक्टेड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तीनों लेयर है स्किन की वो डैमेज हो चुकी है। हमारी जो मसल्स है वो भी डैमेज हो चुकी है ऑलमोस्ट इसमें। इस कारण हमें थर्ड स्टेज है वहां पे पेन दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेज। अब बात करते हैं हम फोर्थ स्टेज की। अब मैं इसमें एक पॉइंट और बता दूं आपको कि हमें तीनों लेयर तो दिखाई दे रही है, लेकिन तीनों लेयर हमारी डैमेज हो चुकी है, मसल्स डैमेज है, हमारी यहाँ पे बोन विजिबल नहीं हो रही है। डीप वुंड बट बोन नॉट विजिबल, कि घाव तो गहरा है लेकिन हमें यहाँ पे बोन दिखाई नहीं दे रही है। हो गया सबका यहां तक? अब बात करते हैं हम लास्ट फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? जैसे कि हमने तीनों लेयर में पढ़ा के हमारी स्किन की तीनों लेयर है वो डैमेज हो चुकी है, मसल्स। तो अब यहां देखते हैं ऑल स्किन लेयर्स muscles are damaged and bone visible. जो तीन स्टेज थी वहां पे हमें बोन विजिबल नहीं हो रही थी किसी स्टेज में, लेकिन जो फोर्थ स्टेज है इसमें अंदर हमको बोन विजिबल हो रही है। और जैसे कि थर्ड स्टेज में पेन हमें नहीं हो रहा, तो फोर्थ स्टेज में भी हमें पेन है वो एब्सेंट दिखाई देगा। और जब सब कुछ डेड हो चुका है तो उस कंडीशन में स्किन का कलर ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये तीनों चीज दिखाई देगी। इसके अलावा अब हमारी बॉडी स्किन है, उस स्किन पे से जो घाव है उसके चारों तरफ से स्किन की क्या पपड़ी उतरने लग जाएगी, तो हम बोलेंगे स्चियर फॉर्मेशन। हमें क्या देखने को मिलेगा? स्चियर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें और क्या दिखाई देगा? वहां पे बदबूदार स्मेल, और पश का फॉर्मेशन। ये सारी कंडीशन हमें फोर्थ स्टेज के अंदर देखने को मिलेगी। स्किन की तीनों लेयर, मसल्स डैमेज है और हमको बोन विजिबल हो रही है। पेन है यहाँ भी एब्सेंट है और थर्ड स्टेज में भी एब्सेंट था। उसके अलावा हमारी जो स्किन है उसका कलर है वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी वहां पे कोई भी
लाइव सेल्स नहीं बच रही है वहां पे, इस कारण से उस जगह का कलर हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है। स्टेयर फॉर्मेशन, उस डेड स्किन्स की पपड़ियां उतरना स्टार्ट हो गई है, बदबूदार स्मेल आ रही है और पश का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गई हमारी बेड सोर की स्टेज। उसके बाद में हम बात करें कि हमने बोला था कि प्रेशर शोर भी बोलते हैं अपन इसको, तो हम बात करते हैं कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं बेड शोर के अंदर। हम बात कर लेते हैं सुपाइन पोजीशन में या पेशेंट प्रोन पोजीशन में, तो उसका, या फिर अपने कोई साइड लाइन पोजीशन है तो उसमें तीनों में ही अपन पेशेंट के प्रेशर पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपाइन पोजीशन। पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो सबसे पहले जो प्रेशर पॉइंट रहेगा हमारा हेड का जो ऑक्सीपिटल एरिया है, या अपन बोल सकते हैं इसको बैक ऑफ हेड। ये हमारा पहला प्रेशर पॉइंट हो गया, जहां पे बेड सोर में सुपाइन पोजीशन के दौरान बॉडी का प्रेशर लगता है। उसके अलावा हमारा जो शोल्डर है, इसमें स्केपुला, किसका पुला, स्केपुला, शोल्डर के बाद में अपनी एल्बो, एल्बो के बाद में हमारे दोनों बटक्स, और हमारी नीचे एडी हील। ये नॉर्मल सुपाइन पोजीशन के दौरान प्रेशर पॉइंट है, जहां बॉडी का सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। ऑक्सीपिटल एरिया, हमारा जो सिर है इसके पीछे भी सुपाइन पोजीशन में लेटता है तब यहाँ प्रेशर लगता है। उसके बाद में स्केपुला, हमारे दोनों शोल्डर है, यहाँ की साइड स्केपुला, यहाँ पे हमारा प्रेशर लगता है। उसके अलावा हमारी एल्बो है, इस पे प्रेशर लगता है, ये भी प्रेशर पॉइंट है क्योंकि वजन यहाँ पे भी जा जाता है। उसके बाद में हमारे दोनों बटक्स सेक्रम एरिया, वहां पे भी बॉडी का सबसे ज्यादा सुपाइन पोजीशन के दौरान प्रेशर लगता है। और हमारी हील्स जो एडी है, नीचे पैर है, वहां पे भी प्रेशर लगता है। सुपाइन पोजीशन हो गई। उसके बाद में अपन बात करेंगे साइड लेइंग पोजीशन की। तो साइड लाइन पोजिशन में अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो उस पेशेंट में, जैसे मैं करवट लेके लेटा हुआ हूँ, तो सबसे ज्यादा प्रेशर मेरा जो ईयर है, कान है, वहां पे लगेगा। ऊपर की देखे जाएगा तो ईयर, उसके बाद में हमारे जो चिक्स है वहां पे लगेगा, और हमारे जो शोल्डर है इनमें, उसके अलावा ये हो गए अपने ईयर्स हो गए, चिक्स हो गए, क्रोमेन प्रोसेस हो गई। और उसके बाद में हमारी जो रिब्स है
साइड लाइन पोजीशन में रिब्स पे लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा रिब्स पे। और हमारी जो इलियक क्रस्ट है वहां पे भी लगेगा। उसके अलावा हमारा नीचे एंकल है वहां पे भी प्रेशर लगेगा। तो ये हो गया हमारे बेड सोर में लेटरल पोजीशन या साइड लेन पोजीशन होती है उस दौरान प्रेशर पॉइंट। उसके बाद में तीसरी पोजीशन आती है हमारे पास प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं? सबसे पहले वही ईयर और चिक्स। तो ईयर, चिक्स, उसके बाद में हम देखें हमारे जो शोल्डर है वही एक्रोमियन प्रोसेस, फिर हमारा जो जबड़ा है वो, और ब्रेस्ट या चेस्ट। जैसे फीमेल है तो फीमेल में ब्रेस्ट और मेल है तो उसके अंदर चेस्ट। उसके अलावा जेनाइटल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल एरिया, जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स मेल के अंदर ज्यादातर। फिर अपने नी, और लास्ट में टोय। यहां दिख नहीं रहा होगा, नी ऊपर लिख देता हूं। ये होते हैं हमारे प्रोन पोजीशन के अंदर नॉर्मली प्रेशर पॉइंट, जहां सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ बेड शोर। तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम जिस वार्ड में काम कर रहे हैं वहां पे पेशेंट को बेड शोर कंडीशन दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म द वार्ड इंचार्ज। सबसे पहले हमने वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दिया। वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म करने के बाद हम वार्ड इंचार्ज की हेल्प करेंगे उस वुंड को या बेड शोर कंडीशन की स्टेज का पता लगाने के लिए कि कौन सी स्टेज का बेड शोर हमें दिखाई देगा उस पेशेंट के अंदर। लिखेंगे हेल्प टू वार्ड इंचार्ज help to ward in charge Ashish the
स्टेज और बेड सोर। हम वार्ड इंचार्ज की हेल्प से उस पेशेंट के बेड सोर की स्टेज का पता लगाएंगे कि उस पेशेंट को किस स्टेज का बेड सोर हो रखा है। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, उस स्टेज का पता लगाएंगे। उसके बाद हम जो हमारे पास वुंड है, पता लगाने के बाद जो वुंड है उसको क्लीन करेंगे। किससे? स्ट्राइल वाटर से। क्लीन द वुंड विद प्लेन स्ट्राइल वाटर। अब हम क्लीन कर रहे हैं वुंड को, तो उस वुंड को क्लीन करने की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी? हमारे पास ये वुंड है, सपोज करो ये वुंड है। अब मुझे इस वुंड को क्लीन करने के लिए कौन सी डायरेक्शन लेनी होगी? क्या मैं इस वुंड को बाहर से अंदर की तरफ क्लीन करूं या अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करूं? तो हम वुंड को क्लीन करने के लिए सेंट्रल टू पेरिफेरल डायरेक्शन यूज में लेते हैं। इस सेंटर से पेरिफेरल, सॉरी पेरिफेरल टू सेंट्रल डायरेक्शन में यूज लेते हैं कि अपन वुंड को बाहर से क्लीन करके ऐसे करेंगे। पेरिफेरल टू सेंट्रल डायरेक्शन में वुंड को क्लीन करेंगे। हम उसको बाहर से अंदर की ओर क्लीन करेंगे, पेरिफेरल टू सेंट्रल एरिया में। उसके बाद में हमने वुंड को क्लीन कर लिया। वुंड क्लीन करने के पश्चात हम उस पेशेंट में, उस पेशेंट के वुंड को क्लीन करने के लिए एनएस जो नॉर्मल सेलाइन है वो अपन यूज में ले सकते हैं। NS used to clean the wound। अपन वुंड को क्लीन करने के लिए NS यूज में लेंगे। जो हम फर्स्ट स्टेज होती है, उस फर्स्ट स्टेज के अंदर वुंड को क्लीन करने के लिए जो प्लेन स्टाइल वाटर है उसका यूज लेते हैं। लेकिन जो थर्ड और सेकेंड स्टेज होती है उसके अंदर NS यूज में लेते हैं। NS यूज टू क्लीन द वुंड इन सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। और जो फोर्थ स्टेज होती है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 यूज में लेते हैं। H2O2 यूज टू क्लीन द वुंड इन फोर्थ स्टेज। जो फोर्थ स्टेज है उसके अंदर वुंड को क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज में लेंगे। उसके बाद में हम उसके ऊपर
1% जिंक ऑक्साइड पाउडर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर आफ्टर किलिंग द वुंड। जो वुंड है उसको क्लीन करने के बाद हमारे पास जिंक ऑक्साइड पाउडर है, उसको अप्लाई करेंगे। जो जिंक ऑक्साइड पाउडर होता है वो क्या काम होता है, जो जिंक ऑक्साइड पाउडर होता है वो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी कि जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को या उनको डैमेज करने का काम करता है, उनको खत्म करने का काम करता है। और पेशेंट की जो मॉइस्चर कंडीशन है उसको कम करने का काम करता है। इस वजह से अपन उस पेशेंट को जिंक ऑक्साइड पाउडर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई जिंक ऑक्साइड पाउडर आफ्टर किलिंग द वुंड। फिर आगे वुंड को क्लीन करके हमने जिंक ऑक्साइड पाउडर अप्लाई कर दिया और उस पे अपन बात करेंगे अब जो जिंक ऑक्साइड पाउडर है इसके एडवांटेज। भाई हमने लगाया है, अप्लाई किया है, तो इसको क्यों अप्लाई किया है। सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है ये। जैसे अभी बताया मैंने कि जो जिंक ऑक्साइड पाउडर होता है ये कैसा होता है, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल होता है, इस वजह से हम उस पेशेंट के घाव के ऊपर जिंक ऑक्साइड पाउडर अप्लाई करते हैं। और क्या करता है, प्रिवेंट मॉइस्चर जो पेशेंट की मॉइस्चर कंडीशन है उससे प्रिवेंट करने का काम करता है और वुंड को सॉफ्ट बनाए रखता है। फर्स्ट तो ये जो जिंक ऑक्साइड पाउडर होता है एंटी माइक्रोबियल होता है, और दूसरा ये जो मॉइस्चर कंडीशन है उसको कम करता है और वो वुंड है उसको सॉफ्ट बनाए रखने का काम भी करता है। और इसके अलावा हमारे पेशेंट है उस पेशेंट को उस घाव में इचिंग इरिटेशन हो रही है उसको कम करता है एंड प्रिवेंट इरिटेशन। जो इचिंग इरिटेशन कंडीशन है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या क्या करेंगे हम मैनेजमेंट में। जिंक ऑक्साइड पाउडर अप्लाई कर दिया और एक अपन उस पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन देंगे। हॉट एप्लीकेशन का मतलब एक 100 वाट, उससे पहले हम पेशेंट को घाव पे अगर ड्रेसिंग की आवश्यकता है तो अपन उसको बीटाडीन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। यूज 10% बीटाडीन if need dressing। नेक्स्ट क्या है, यूज वार्म एप्लीकेशन
वार्म एप्लीकेशन में क्या होता है, एक 100 वाट का बल्ब होता है, उस 100 वाट के बल्ब को हम पेशेंट के जो घाव होता है उससे 45 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, इतनी दूरी पे रखते हैं। और उस पेशेंट को एक दिन में 3 बार वार्म एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं। प्रत्येक बार 10-10 मिनट के लिए हम उस पेशेंट को वार्म एप्लीकेशन देते हैं। जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास पेशेंट है, उसका घाव है और मैंने इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या 45 से 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पे उस बल्ब को रख दिया। 10 मिनट तक मैंने इस बल्ब को जलाया, फिर बंद कर दिया, मॉर्निंग में दे दिया, फिर आफ्टरनून में मैंने 10 मिनट जलाया, फिर बंद कर दिया, फिर इवनिंग में 10 मिनट दे दिया। यानी कि एक दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए अपन उस पेशेंट को वार्म एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब इस वार्म एप्लीकेशन का एडवांटेज क्या है वो बताएंगे, पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। वार्म एप्लीकेशन क्या करेंगे अपन इसमें, यूज 100 वाट बल्ब, 100 वाट का बल्ब लेंगे जिसकी डिस्टेंस बिटवीन वुंड एंड बल्ब 45 से 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में वार्म एप्लीकेशन की ड्यूरेशन है। तो प्रत्येक बार 10-10 मिनट के लिए 10 मिनट एवरी टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 3 टाइम इन ए डे। अब हम बात करेंगे जो वार्म एप्लीकेशन हमने प्रोवाइड कराया है उस वार्म एप्लीकेशन के एडवांटेज। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं वार्म एप्लीकेशन के, एक तो जो हमारी ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ब्लड सप्लाई उसको इंक्रीज करने का काम करता है, और जो वुंड है उसको हीलिंग करने में भी मदद करता है। तो रैपिड वुंड हीलिंग, उसके अलावा अपन उस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, O2 सप्लाई की बॉडी में जो फ्लूइड की कमी है उसकी वजह से अपन उस पेशेंट को O2 सप्लाई दे सकते हैं, और उस पेशेंट को IV थेरेपी भी दे सकते हैं। ये अपने पास हो गया मैनेजमेंट।
उसके बाद में एक नोट डालना, उस नोट में लिखना अवॉइड मसाज if patient have a redness। अगर पेशेंट को रेडनेस है तो हम उस दौरान जो हमारी मसाज है उसको अवॉइड करेंगे। और एक और नोट लगाओ, इसमें लिखो चेंज पोजीशन द पोजीशन every 2 hourly। हम उस पेशेंट की पोजीशन है वो प्रत्येक 2 घंटे में चेंज करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ बेड शोर। क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं बेड शोर से बचने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो रिस्क ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, हम उस पेशेंट की पोजीशन है वो एवरी 2 आवर चेंज करेंगे। प्रत्येक 2 घंटे में उस पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे। और जब पेशेंट की हम मसाज करेंगे तो उस दौरान जेल यूज में लेंगे। तो मसाज विद हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट। या हम जेल भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट ने कोई भी ऐसी चीजें पहन रखी हो जिनकी वजह से, जैसे हाथ में कड़ा हो गया, कोई भी ज्वेलरी हो गई, तो उनको हम रिमूव करवाएंगे। रिमूव द कॉजेज ऑफ बेड शोर, यानी कि जिनकी वजह से बेड शोर का कारण हो सकता है, जो चीजें उन्होंने पहन रखी है उनको अपन रिमूव करेंगे और पेशेंट को रिंकल्स फ्री बेडशीट प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि उस बेड पे कोई भी सरवटे नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा बेड शोर का प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बाद में हम बात करते हैं कि इसके जो रिस्क फैक्टर है उनको असिस्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर से स्केल है वो हमें पता होना चाहिए। स्केल फॉर assist the risk बेड शोर के रिस्क को असिस्ट करने के लिए अपन 3 तरह के स्केल है वो यूज में लेते हैं। फर्स्ट, ब्रेडन स्केल, जो
मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है। दूसरा है नॉर्टन स्केल। और तीसरा है हमारे पास में लोअर वाटर स्केल। यह कंटिन्यू स्केल है जो बेड सोर की रिस्क को असिस्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। अब अपन क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं वो अपन एक बार ब्रेडिंग स्केल है उसके अंदर देख लेते हैं। क्या क्या चीजें हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले अपन मॉइस्चर, उसके बाद में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद में अपने जो फ्रिक्शन और शियर है वो, फ्रिक्शन और शियर, उसके बाद में अपनी जो एक्टिविटी है उस पेशेंट की वो, मोबिलिटी है वो चीज, और एक रिसेप्शन। तो मोबिलिटी, एक्टिविटी और रिसेप्शन। अब हमने यहाँ पे 6 पैरामीटर्स लिखे हैं। इन 6 पैरामीटर्स को नंबरिंग दी गई है। मॉइस्चर को 4, न्यूट्रिशन में 4, शियर एंड फ्रिक्शन में 3, मोबिलिटी 4, एक्टिविटी 4 और परसेप्शन 4। तो हमारे पास ये हो गए टोटल 23, यानी कि टोटल पॉइंट ऑफ ब्रेडिंग स्केल में हमें 23 देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना हमारा स्कोर होए, उस दौरान अपन बात करें कि इतनी कंडीशन हो सकती है, इस नंबर इस स्कोर पे इतना हो सकता है बेड सोर का रिस्क। तो अपन देखते हैं एक बार उसको। सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉर्मल पॉइंट। टोटल बता दिए 23। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल पॉइंट। तो नॉर्मल की इस जगह पे अपने को कोई भी सीवियरिटी के चांसेस नहीं होते हैं। तो नॉर्मल पॉइंट हो गया अपने 19 से 23। 19 से 23 अगर किसी का स्कोर आता है तो वो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद में माइल्ड, अगर माइल्ड कंडीशन आती है तो उस दौरान हमारा स्कोर क्या होना चाहिए, वो होगा हमारे पास 15 से 18। अगर किसी पेशेंट का स्कोर हो 15 से 18 देखा जाए तो हमको कंडीशन कौन सी दिखाई देगी, माइल्ड। उसके बाद में मॉडरेट, तीसरी है मॉडरेट। मॉडरेट के अंदर स्कोर क्या दिखाई देगा हमें, 12 से 14।
उसके बाद में नेक्स्ट है सीवियर कंडीशन। सीवियर में स्कोर हमें वो क्या दिखाई देगा, 10 से 13, सॉरी 10 और 11। सीवियर में देगा 10 से 11। और एक होती है वेरी सीवियर। इसमें होगा हमारे पास लेस देन 10, यानी कि 10 से कम अगर हमारे पास स्कोर आता है तो हम उसको कहेंगे वेरी सीवियर कंडीशन। तो ये बेडसोर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।